नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय मूल के सूरीनाम और गयाना के राष्ट्राध्यक्षों ने किया भारत भूमि को प्रणाम। कहा, भारत दुनिया को दिखा रहा है नई राह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 समूह की बैठक आज से कोलकाता में। फाइनेंस ट्रैक के तहत 3 दिन तक होगी अहम बातचीत। जोशीमठ भूस्खलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार। जोशीमठ को घोषित किया गया आपदा प्रभावित क्षेत्र। नगरपालिका समेत आसपास के इलाकों में अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक। एनडीएमए और सीमा प्रबंधन के सचिव की टीम आज जोशीमठ के दौरे पर। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा की। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, 200 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। घने कोहरे में डूबा उत्तर भारत। सुबह 5:30 बजे भटिंडा, चंडीगढ़, आगरा और लखनऊ में दर्ज की गई जीरो विजिबिलिटी। दिल्ली में भी धुंध और शीतलहर की दोहरी मार। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत G20 को बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है भारत ने। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है। जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस मौके पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित किया। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को रास्ता दिखाया। Prime Minister Modi, your leadership and vision for the G20 expressed by the theme One Planet, One Family, One Future is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurbhava Janeyaya Jaivyam Janam. The world is one family, human life is defined. वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने अन्य विकासशील देशों की सहायता की है। इसके लिए गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 मकसद हैं। पहला, हमारे संबंध का ताजा करना, दूसरा, इसको नई ऊर्जा देना और तीसरा, उनमें ज्यादा पहलुओं को लाना है। पीबीडी के 3 मकसद हैं। हमारी ये बॉन्डिंग को लगातार रिफ्रेश करना, दूसरा इसको नई ऊर्जा देना और तीसरा उनमें ज़्यादा पहलुओं को लाना। अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी's leadership, India will surely emerge as a leading power. And along with that, the global standing of those with Indian heritage will also grow. And so too will the importance of the Pravasi Bharatiya Divas. और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रवासी सम्मेलन 17वां प्रवासी सम्मेलन किन किन मायनों में अलग है पिछले अपने सम्मेलनों से, क्योंकि इस बीच में अगर हम देखें पिछले 2 साल में जो बड़े परिवर्तन वैश्विक स्तर पर हैं उसके बाद ये सम्मेलन हो रहा है। ये इसलिए अलग है बाकी सम्मेलनों से क्योंकि भारत की छवि पिछले दिनों जिस तरीके से बदली है वैश्विक स्तर पर, वो वैश्विक स्तर की छवि जो अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने आज कहा ना कि आप राजदूत नहीं हैं, आप भारतीय मूल के हैं और किसी भी देश में हैं तो आप राष्ट्रदूत हैं और वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बात जो कही कि वो यही कि भारत पर अब दुनिया की निगाहें हैं और भारत पर जो निगाहें पूरी दुनिया की हैं वो यही है कि भारत की गति आखिर कितनी है, भारत का भविष्य आखिर कितना है, इस बात को दुनिया जानना चाह रही है। और जो लोग जो तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, जो नए भारत के लिए काम कर रहे हैं या जो दूसरे देशों में वो जो लोग हैं जो वहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे यही आह्वान है कि जितना संभव हो सके वो भारत के लिए भी सोचें और यही कि भारत आप जहां भी हो, जिस भी कोने में हो, भारत आपके
आपके लिए सोचता है, भारत आपके लिए काम करता है, आपकी चिंता करता है। और नए भारत के दौर में, अमृत काल में जिस तरीके से अभी तक का भारत ने यह दौर देखा है, आने वाला दौर बहुत महत्वपूर्ण होगा। पंच प्रण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं ना, उन पंच प्रण में एक ये भी है कि हमें हमारे इतिहास पर गर्व होना चाहिए। यही बात निकलकर सामने आई कि जो प्रवासी भारतीय यहां पर पहुंचे हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, उसके अंदर भी रुचि जाग रही है कि वो अपने पूर्वजों की जड़ों को जाने। वो ये जाने कि अगर हमारे पूर्वज भारत से हैं तो वो भारत आखिर कौन सा है जिसकी आवाज दुनिया पर दुनिया अपनी बात रखती है, जिसकी बात को दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। यही जानने की कोशिश वो युवा कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने जो यहां पर कही वो यही कि जितनी जिज्ञासाएं उन युवाओं को लेकर भारत में जो है बढ़ेंगी, भारत को लेकर बढ़ेंगी, भारत का पर्यटन बढ़ेगा, भारत में की रिसर्च बढ़ेगी, और यही भारत को और मजबूती देने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा सत्र आने वाले जो अगली जनरेशन है, उस अगली जनरेशन को भी एक नई दिशा दे रहा है। जी आदित्य, एक समय था प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित हुआ करता था, लेकिन इसको अब अलग अलग शहरों तक ले जाया गया है। आज जिस तरह से हमने देखा कि 2 राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के तौर पर रहे, और गुयाना के राष्ट्रपति ने बहुत साफ ये कहा कि भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का सिद्धांत जब एक तरह से निरर्थक साबित हो रहा था, ऐसे कोरोना के दौर में उस सिद्धांत को एक सार्थक बनाया, जीवंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने इसका जिक्र किया कि किस तरह से दुनिया को राह भी दिखाई है। उस दौर में विकासशील देशों के लिए एक मदद का हाथ, एक सहयोग का हाथ था। दोनों राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, तमाम प्रवासी इस सम्मेलन में मौजूद हैं, भारतीय प्रवासी। किस तरह से आप देखते हैं कि इतने बड़े मंच पर भारत की छवि बेहतर होती, बदलती जो है, उसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका को किस तरह से प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपने कोरोना काल का जिक्र किया है जिसमें भारत ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई थी। कोविन पोर्टल हमारा जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रहा था, 220 करोड़ से ज्यादा अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं उस कोविन पोर्टल का एक बहुत बड़ा कारण था वो, और उसको दुनिया के कई देशों ने माना, इवन यूएन तक ने माना कि कोविन पोर्टल अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा इन दोनों राष्ट्र प्रमुख जो आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बात करी, साफ सुथरी ऊर्जा पर जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, सोलर के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये तमाम बातें भी उन्होंने रखी। और भारत की तरफ से यही संदेश जा रहा है जो प्रवासी भारतीय यहां पर पहुंच रहे हैं कि अब आने वाले समय में G20 भारत में होना है, 200 से ज्यादा बैठकें भारत में होना है। जो डेलीगेट्स यहां पर आएंगे वो डेलीगेट्स अलग अलग कोनों को भारत का कोना कोना घूमेंगे। जैसा कि आपने भी कहा कि पहले ये दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार इसको मध्य प्रदेश के इंदौर को चुना गया है इस सम्मेलन के लिए। लेकिन जब वो डेलीगेट्स G20 के लिए भी जब भारत आए और वो जब भारत से वापस अपने अपने देशों में जाए, तो जो ये राष्ट्र दूत का काम करने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, ये उनको अपने घरों पर बुलाए और पूछें कि भारत में आपका सत्कार कैसे हुआ, पूछे कि भारत की विरासत आपको कैसे लगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा, और ये जिसे कहे ना आने वाली पीढ़ी के लिए और एक सतत प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को दी है आने वाले दिनों के लिए। कुल मिलाकर भारत दुनिया में जिस तरीके से एक नया संदेश दे रहा है, भारत की आवाज को जब सुना जा रहा है, और भारत हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। एक वो देश था इस कोरोना काल में जब देश स्वार्थी हो गए थे, वैक्सीन को लेकर देश स्वार्थी हो गए थे। हमने बड़े बड़े विकसित देशों को यह करते हुए देखा है, लेकिन वही दौर में भारत 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दे रहा था। वो भारत उन देशों की चिंता कर रहा था, सिर्फ अपने भारतीयों की नहीं, दूसरे देशों में रहने वाले अपने भारतीयों की नहीं, बल्कि भारत की दुनिया के किसी भी कोने में रहने वालों की अगर हर संभव मदद अगर भारत कर पाया तो कोरोना काल में किया। और यही संदेश भारत दुनिया को इस मंच से भी देने की कोशिश कर रहा है। आदित्य, जी बिल्कुल अंत में जानना चाहेंगे कि प्रवासी भारतीय इस दिवस की और क्या क्या आकर्षण है, क्योंकि ये लोग जानना चाहेंगे जो इंदौर तक नहीं पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंदौर मालवा की जो छवि है, इंदौर मालवा की जो संस्कृति है, खान पान है, परंपराएं हैं, वो तो ये प्रवासी देख ही रहे हैं। इसके अलावा इंदौर मालवा और मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जान रहे हैं। महाकाल लोक का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि इंदौर के पास में और प्रधानमंत्री ने ही उसका शुभारंभ किया था। अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है पूरे देश के अंदर। लेकिन
अगले जो अब ये 3 दिन थे इस पूरे प्रवासी भारतीय के, अब आज का दिन और कल के दिन की अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण सत्र होने हैं। स्वास्थ्य को लेकर एक सत्र होना है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो है वो इस कार्य सत्र में शामिल होंगे। और जिस तरीके से भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोरोना काल में भारत ने जो नवाचार किए हैं या दुनिया के कई और देशों ने जो नवाचार किए हैं, उसका आइडिया ऑफ एक्सचेंज का जो जिसे कहें कि वो सिलसिला जो है वो ऐसे सत्रों में देखने को मिल रहा है। G20 शेरपा अमिताभ कांत भी एक सत्र में शामिल होंगे। व्यापार उद्योग को बढ़ाने को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, इसको लेकर भी अलग अलग सत्र होंगे। और कोशिश यही है, जिसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की जब बात हो रही है, तो जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा तभी आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। और मध्य प्रदेश भी इस सम्मेलन के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आदित्य। और इसी मंच से, प्रवासी भारतीय दिवस के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दुनिया में प्रवासी भारतीयों को बल्कि देश को भी एक संदेश दिया कि G20 महज एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये जन भागीदारी का एक मौका है, एक बड़ा अवसर है भारत के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत क्या है भारत की ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इस पूरी आज के इस कार्यक्रम पर इतनी चर्चा के लिए। और इससे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विशेष सम्मानित अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का समारोह स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगवानी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में इन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में इन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन के मौके पर आज प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया है। और इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में इन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर की।
एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास G20 के भीतर आम सहमति बनाना है और अधिक सुरक्षित, समृद्ध, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के एजेंडे को आकार देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम G20 की अध्यक्षता को भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। India is currently holding the presidency of the G20. The G20 members represent around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade, and about 2/3 of the world population. The upcoming G20 summit in India is taking place in the larger context of a major geopolitical crisis, food and energy security concerns, comparatively slower progress on sustainable development goals, mounting public debt burdens, and urgent climate change related issues. और मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जोशीमठ भूस्खलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले जरूरी प्रक्रिया को अपनाएं और कल इस याचिका को मेंशनिंग लिस्ट में शामिल करें। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मेंशनिंग लिस्ट में डाल करके कल जो है मेंशन करिए, तो इसको सुनेंगे। हमारी याचिका में मुख्य मांग ये है कि इसको जो है वो नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर किया जाए और नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर करने के उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि वहाँ के नागरिकों को इवैक्यूएट करे सरकार अपने खर्च पर, उनके जिनके मकानों में दरार आ गई है उनके मकानों को फिर से रिपेयर करें या जो है उनके मकानों का निर्माण करें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो उनका पुनर्वास सरकार अपने खर्च पर करे और उनके जान माल की रक्षा करे। उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और आज केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम और गृह मंत्रालय से बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव की टीम जोशीमठ का दौरा करके वहां अन्य जरूरतों पर गौर करेगी। इसके अलावा जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अस्थायी तौर पर विस्थापित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुनर्वास के कामों को तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तत्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। भारत सरकार से 2 टीम्स आज जोशीमठ में आ रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम है और गृह मंत्रालय से सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और उनकी टीम आज वो भी जोशीमठ में आ जा रहे हैं।
और जोशीमठ में इस समय ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज मौजूद है और वहां से हो रहे हर अपडेट पर हमारी पैनी नजर है। यहां कई मकान डेंजर जोन में है। यहां से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। जोखिम और खतरे से भरे इस जोन में किस तरह के हालात हैं, जोशीमठ में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। हम आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ में मकानों की स्थिति किस तरह की है। और ऐसे ही एक मकान में हम पहुंचे हैं जहां दरार के कारण अब ये मकान डेंजर जोन में है। यहाँ पर रह नहीं सकते, लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। पूरा जो फर्श है वो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। इस मकान की अगर आप स्थिति देखें, ये मकान किस तरीके से डैमेज है और कभी भी किसी भी क्षण ये मकान ढह सकता है। ऐसे ही 600 के करीब जो मकाने हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सरकार लगातार कह रही है कि जो डेंजरस जोन में जो मकान हैं वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं। और कई जगह इंतजाम किए भी गए हैं। वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी भी जो बात है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये पूरा मकान अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। तो ये अचानक से स्थिति हुई एकदम से? ये एकदम स्थिति हुई 2-3 तारीख को, ये एकदम ऐसी स्थिति हुई। तो उस समय जब ये दरका या जगह जगह दरारें पड़ी, कितने लोग उस समय थे? 4 लोग थे उस समय, तो यहाँ रहते थे, वो अब देहरादून चले गए हैं। कि अभी भी कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको वहाँ से निकालकर दूसरी सुरक्षित जो जगह हैं वहाँ पर पहुँचाया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग, इनकी कई ज़रूरत की चीज़ें इन मकानों के अंदर हैं, सर्दी का मौसम है और उस स्थिति में ये लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ भी होंगी। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि जो भी करा जाएगा इन लोगों के लिए वो राज्य सरकार करेगी, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में इनको किसी तरह की। बिल्कुल, केंद्र की भी 2 टीमें आज जोशीमठ पहुंचेंगी। आइए सीधे चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां इस समय भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 3 साल सजा हुई, ऐसे बलबीर सिंह को मंत्री बनाया गया जिसको 3 साल की सजा जाप्ता है, एक्यूज क्रिमिनल है। ना केवल उसको सजा हुई बल्कि सजा भी किस केस में हुई? एक औरत के ऊपर हमला, असॉल्ट केस, वो भी औरत के ऊपर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी औरतों के नाम के ऊपर राजनीति करती है। औरतों की सुरक्षा के ऊपर वोट ली थी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 2013 में, जब निर्भया के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला हुआ। और आज आम आदमी पार्टी उन लोगों को मंत्री बना रही है जो लोग औरतों पे हमला करके सजा जाप्ता एक्यूज्ड हैं। ऐसे बलबीर सिंह को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर मंत्री बनाने का काम किया है। हेल्थ मिनिस्टर, कितने हेल्थ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के जेल में हैं? सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर जेल में हैं, विजय सिंगला अभी बेल पर हैं। और यह निरंतर चलती आ रही बात है, कोई एक नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल और केवल करप्शन में लिप्त लोगों को ही क्यों मंत्री पद और एमएलए एमपी बना रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पैसे की इतनी लालसा है, इतनी भूख उनको पैसे की हो चुकी, पैसा इकट्ठा करने की। अब देखिए एक के बाद एक स्कैम, और वो सारे लोग आज मंत्री हैं। बस स्कैम करने वाला, एक्साइज स्कैम करने वाला मनीष सिसोदिया मंत्री है, बस स्कैम करने वाला कैलाश गहलोत मंत्री है। और पहले जिन जिन लोगों को इन्होंने ये कहा कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, अब याद कीजिए, इससे पहले जितेंद्र तोमर, असीम अहमद खान, संदीप कुमार। और संदीप कुमार का तो अगर आपको केस याद हो, संदीप कुमार को उन्होंने कहा था महात्मा गांधी से तुलना की थी उनकी। और अब सतिंदर जैन को भारत रत्न देने की बात की। आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है कि सभी केवल और केवल क्रिमिनल लोग, पैसा इकट्ठा करने वाले लोग, करप्ट लोग, जो बेईमानी के करप्शन के केसेस में पकड़े जाते हैं, उन्हीं को मंत्री पद, उन्हीं को बड़े ओहदों पे,
आप सोचकर देखिए, जिसकी वीडियो आ जाती है करप्शन की वो मंत्री बन जाता है। अब आप इससे पहले देख लीजिए, कॉरपोरेशन में लीडर ऑफ हाउस किसको बनाया? जिसकी 1 करोड़ रुपया लेते की ऑडियो बाजार में जनतक है वीडियो, जिसकी 1 करोड़ रुपया निगम में पैसे लेते मांगने की ऑडियो और वीडियो बाजार में घूम रही है, ऐसे आदमी को निगम का अध्यक्ष बनाया गया, लीडर ऑफ हाउस बनाया गया। जिस मंत्री को 3 साल की सजा हो चुकी है बलबीर सिंह को, उसको मंत्री बनाया गया। फौजा सिंह सरारिया, जिसकी ऑडियो बाहर आ चुकी है, उसको 4 महीनों तक मंत्री पद से इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो पैसे इकट्ठे करके देता है, इनका कमाऊ पूत है। और एक नहीं, मैं आपको यह जरूर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी केवल और केवल करप्शन और बेईमान लोगों की पार्टी बन चुकी है। भ्रष्ट लोगों का मंत्री बनाया जाता है और ईमानदारी का ढोल पीटा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सत्येंद्र जैन देश का अकेला ऐसा मंत्री है, देश का 75 साल के इतिहास में सत्येंद्र जैन अकेला ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर एक नहीं अनेक केस हैं करप्शन के, हवाले के, पैसे लेने के, एक्साइज में पैसे लेने के। इसके बावजूद वो मंत्री बना हुआ है। उसकी वीडियो और ऑडियो भी बाहर आ चुकी हैं। वो किस तरह पॉस्को के एम्प्लॉय से, पॉस्को के अक्यूज से, जिसने अपने बेटी का बलात्कार किया, उसे मालिश करा रहा है, जेल के अधिकारियों को धमका रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री बना हुआ है। इसलिए मैं अपने लोगों को, आज ये देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिया है। अरविंद केजरीवाल पैसे का पीर है। अरविंद केजरीवाल को रात और दिन सपने में भी पैसे ही दिखते हैं। अरविंद केजरीवाल केवल और केवल एक मापदंड पे टिकट देता है, एक ही मापदंड पे मंत्री बनाता है कि आप पैसा लाओ मंत्री बन जाओ, पैसा लाओ टिकट ले जाओ, और हर चीज का रेट तय कर रखा है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, ये बलबीर सिंह से कितने पैसे लेकर उनको मंत्री बनाया, जिसके ऊपर औरतों के साथ मारपीट करने की 3 साल की सजा हुई है? ऐसे आदमी को मंत्री बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कितने पैसे लिए? आज देश आपसे यह सवाल पूछ रहा है। और घोटालों पे घोटाले, राशन घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, एक्साइज घोटाला, बिजली घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी देश की सबसे करप्ट सरकार के आप मुखिया हैं, और पंजाब के अंदर भी, जो कि अनक्राउंड किंग है अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भी, पंजाब की सत्ता भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं एक बात संक्षेप में कह के आपको जरूर बताना चाहता हूं कि कल जिस तरह से पंजाब के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फगवाड़ा में एक कुलदीप सिंह बाजवा, जिसको कुछ कार चोरों ने उनके ऊपर गोली चलाई और वो नौकरी पे, ड्यूटी पे शहीद हुए। ये पंजाब के आज हालात लॉ एंड ऑर्डर के बन चुके हैं। इससे पहले आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कबड्डी प्लेयर रोज पुलिस के गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता और पैसा की भूख पंजाब के ऊपर भी अपनी अधिकार जमाए बैठे हैं, और पंजाब की सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की पुलिस को अपने पैसे की लालसा में काम करने से रोक रहे हैं। इसलिए आज हम जरूर अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, देश के लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये बलबीर सिंह को कितने पैसे लेके मंत्री बनाया? फौजा सिंह सरारिया किसके कहने पे पैसे इकट्ठे कर रहा था? विजय सिंगला किसको पैसे इकट्ठे करके देता था? सत्येंद्र जैन किसके घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? मनीष सिसोदिया किसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? कैलाश गहलोत में बस घोटाले में किसके पैसे इकट्ठे करके दिए? ये दिल्ली के लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहें तो? भाजपा नेता एमएस सिरसा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह को बनाया है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सजायाफ्ता बलबीर सिंह को किस मकसद से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार से लेकर तमाम नए आरोप एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. और आइए एक बार फिर रुक करते हैं, वापस चलते हैं जोशीमठ, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, हम जानते हैं कि आज भी केंद्र उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और आज केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम और गृह मंत्रालय से बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव की टीम जोशीमठ का दौरा करके वहां अन्य जरूरतों पर गौर करेगी। इसके अलावा जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। अस्थायी तौर पर विस्थापित लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने पुनर्वास के कामों को तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तत्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। और जोशीमठ से जुड़ गए हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज सिंह, आपने उन मकानों को भी हमें दिखाया कि जहां पर इस पूरे हादसे में जो दरारें पड़ी हैं, यानी कि आने वाले समय के लिए भी लोग चिंतित हैं कि किस तरह से रहें। तो एक बड़ा काम पुनर्वास का है। केंद्र की 2 टीमें भी आज जोशीमठ पहुंच रही हैं। मौजूदा हालात क्या है, प्रशासन की जरूरतें क्या है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए, एक बड़ा काम है ऋतु पुनर्वास का, और निश्चित तौर पर जिन मकानों को आपने देखा होगा दृश्यों के माध्यम से, वो मकान ऐसे हैं कि किसी भी पल अगर हल्का सा भी कंपन होता है तो मकान ढह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी उन मकानों में रह रहे हैं। उन मकानों को वहां से सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की जरूरत है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है उन लोगों से कि वो ऐसे मकानों में ना रहें। कल रात से प्रशासन की एक और नई पहल शुरू हुई है कि उन मकानों में जो क्रॉस का निशान है वो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है, और एक तरीके से जो आपदा ग्रसित जो क्षेत्र है वो प्रशासन ने घोषित कर दिया। और ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो अब इन मकानों में नहीं रह सकते। प्रशासन उन लोगों के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कर रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी दो टीमें हैं वो यहाँ पर ऋतु पहुंच रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी स्थिति की समीक्षा है वो की जाएगी, और वैकल्पिक और दीर्घकालिक किस तरह के जो उपाय हैं वो प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर सकती है यहाँ के लोगों के लिए, उस पर भी लगातार विचार है वो चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 1.5 किलोमीटर का करीब हिस्सा है जहां पर 610 के करीब मकानों में दरारें आई हुई हैं, उन लोगों को अब किस तरीके से पुनर्वासित किया जाए। और राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि भविष्य में उन लोगों को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए जो जमीन है वो दी जाए, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन सबसे कह सकते हैं कि जो तेज है वो यही है कि जो लोग अभी भी वहां पर रह रहे हैं मकानों में, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए। और प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है उन लोगों से कि वो अपने घरों से निकल आए, और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम प्रशासन ने किया है। उनको ड्राई राशन दे रहा है, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने के लिए जो इंतजाम है मकान है वो प्रशासन ने करे हैं। करीब 230 के करीब होटल्स और दूसरे लॉज में जो कमरे हैं वो प्रशासन ने बुक कर दिए हैं कि करीब 1,500 की संख्या में अगर लोगों को शिफ्ट करना हो तो वो भी प्रशासन कर सकता है। और वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, उनके लिए गर्म कपड़े और इसके अलावा जो रूम हीटर है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के लिए दूध और दूसरे जो इंतजाम है बच्चों और बुजुर्गों के लिए वो प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन इलाकों से निकाल लिया जाए जो इलाके हैं जहां पर 610 के करीब जो मकान है जिनमें दरारें हैं। जी नीरज जी, विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरा नैनीताल उत्तरकाशी में भी बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ही इलाके की बात नहीं है। जोशीमठ में अगर देखें तो जोशीमठ में अचानक से नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों से लगातार जो जमीन है उसमें दरार पड़ रही है। और सिर्फ जोशीमठ पे ही क्यों चले जाएं, आप अगर देखें ऊखीमठ में
देखें, इसके अलावा फाटा देखें, उत्तराखंड के कई सारे इलाके हैं जो काफी सेंसिटिव हैं। और चूंकि भूकंप जो ग्रसित क्षेत्र है जोन 5 में ये आते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सरकार और केंद्र सरकार है उसको देखना भी होगा कि किस तरीके से इन लोगों का पुनर्वास किया जा सकता है, किस तरीके से इस इलाके की जो धार्मिक जो कह सकते हैं स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि धार्मिक रूप से देखें ऋतु तो बद्रीनाथ के लिए ये गेटवे है, बद्रीनाथ के लिए आप जोशीमठ से होकर जाते हैं, इसके अलावा हेमकुंड साहब के लिए आप जोशीमठ के लिए जाते हैं, फूलों की घाटी के लिए आप जोशीमठ से जाते हैं, और भी अगर आपको जाना हो तो जोशीमठ आपके लिए मेन पड़ाव है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जोशीमठ के, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। हमारा जो मठ है ज्योतिर्मठ वो यहाँ पर मौजूद है, और उसमें भी कई जगह पर जो क्रैक और दरारें हैं वो आ गई हैं, और ज्योतिर्मठ की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, और ये कहा गया है कि इस इलाके को सुरक्षित किया जाए, यहाँ के लोगों को यहाँ निकालकर सुरक्षित पुनर्वास राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए। तो ये तमाम उपाय लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना है कि विशेषज्ञों की टीम क्या रिपोर्ट देती है और उसके आधार पर क्या कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, अभी तक की जानकारी के लिए। फर्दर अपडेट के लिए फिर आप पर रुक करेंगे। धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। चीफ जस्टिस ने कहा, इसमें गलत क्या है? संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याचिका में गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी के गठन का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है। ये दोनों मुद्दे जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून है। अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है, तो वहीं पूजा स्थल कानून को चुनौती दी गई है। दोनों मामलों पर पिछले साल के आखिर में सुनवाई हुई थी। पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पिछली सुनवाई 5 दिसंबर को हुई थी। पूजा स्थल कानून पर सुनवाई को लेकर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समेत 6 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर 5 दिसंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला माना था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा मांगा था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिए। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। अनुराग ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में वर्ष 2014 तक खेलों का बजट 800 करोड़ रुपए होता था, जो अब मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश में खेल परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया गया है।
आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार खेलो इंडिया अभियान में प्रत्येक खिलाड़ी की ट्रेनिंग पर 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करती है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1000 केंद्र खोलने की केंद्र सरकार की योजना है। इसमें से 750 केंद्र खोल दिए गए हैं और शेष 250 केंद्र इस साल अगस्त तक खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अभियान के दौरान देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं कुछ स्थानीय मदद जुटाकर इस स्टेडियम को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपया मंजूर इंडोर स्टेडियम के लिए हुआ है। वहीं पर हमने स्थानीय तौर पर भी कुछ पैसा हम और इकट्ठा करके इसको और बड़ा करेंगे ताकि एक शानदार सुविधा जो आपके इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 4 चांद लगाए हमारे खिलाड़ियों के लिए बनकर तैयार है। और मिड प्राइम में यहां रुकने एक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। We are making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. उत्तर भारत इस समय प्रचंड ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। एक तरफ बर्फीली हवाओं की चुभन तो दूसरी ओर घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा घने कोहरे के कारण आज सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार घने कोहरे की चपेट में नजर आए। दिल्ली समेत यूपी और बिहार में कुछ राज्यों में स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे भटिंडा, चंडीगढ़, आगरा और लखनऊ में शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वहीं अमृतसर, अंबाला, दिल्ली का सफदरजंग, वाराणसी, भागलपुर और राजस्थान के गंगानगर में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, उत्तर प्रदेश के बरेली, बहराइच और प्रयागराज, जबकि बिहार के गया और पटना में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित है। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। सर्दी के इस सितम के बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन हालात कुछ इसी तरह से रहेंगे, यानी सर्दी के सितम से अभी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण 3 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। खराब मौसम का असर अन्य दूसरी फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का कहना है कि हवाई अड्डे पर दृश्यता बहुत कम है। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है, जिसका असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी देखने को मिला है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कोहरे के कारण आज उत्तर रेलवे में 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में 152 ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 88 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं 31 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 335 ट्रेनें उन्हें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। घने कोहरे ने विजिबिलिटी को बहुत घटा दिया है, जिसकी वजह से
सुबह से गाड़ियां घंटों की देरी से चल रही हैं, जिस कारण यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रयागराज में आज फिर से धूप का अता पता नहीं है। रविवार को निकली हल्की धूप ने जहां लोगों को राहत तो दी, वहीं आज शहर में घना कोहरा छा गया। लोग ठंड से बेहाल दिखे। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम है। तो उधर पंजाब के ज्यादातर जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। ठंड बहुत ज्यादा आज 3-4 दिन 5 दिन से तो ज्यादा थी। आज जो कोहरे का वो है उसमें इस ढंग से है कि रास्ता नहीं दिख रहा है और ठंड तो ऊपर से है ही, और देखने को दूर दूर कहीं से एक दूसरे को बहुत नजदीक से ही देखा नहीं जा सक रहा है। बहुत ही मेला में दुश्वारी है। अब इन सब दुश्वारियों को लेकर के लोग से लेकर तमाम मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा हो रही है। वहीं पंजाब के ज्यादातर जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। अमृतसर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखे। शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।